हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कन्वे यूपीपीएससी। तो आज हम जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सोसाइटी एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। तो आज हम अपने फर्दर ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए आज इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो आइए चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो जो एक टाइमलाइन है वो हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या है वैदिक सोसाइटी का। और देखिए, वैदिक सोसाइटी जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। लाइक एक ऋग्वैदिक पीरियड है, एक लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है टाइमलाइन इसकी। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी पे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ऑल्सो नॉन एज द ऋग्वैदिक पीरियड, इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली derived फ्रॉम ऋग्वेदा। So this era represents the arrival and settlement of Indo-Aryans in the northwestern subcontinent. जो ऋग्वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी तक है। और ये इसका जो इंफॉर्मेशन है प्राइमरीली हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में इसकी पूरी कहानी है। लाइक इंडो आर्यंस की कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से और वहां से माइग्रेट करके हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन में आए थे। तो इनका जो एक इन्फ्लुएंस रहा है इनका हमारी सोसाइटी पे, और क्या मतलब इसका रेफरेंस है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे फर्दर अपनी वीडियो में। तो पहला फोकस क्या है कि इनके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या थे, ये कौन है, कैसे लोग हैं। तो इंडियन आर्यंस है, तो आर्यंस एक मतलब आप कह सकते हो ऐसी रेस थी, मे बी सुपीरियर रेस का कह सकते हो आप, कि एक ऐसी रेस थी जो बाहर से आई और हमारे देश सब कॉन्टिनेंट रीजन में वो अपना एक इन्फ्लुएंस बनाया। और इनका जो एक कल्चर था वो एक अलग ही कल्चर था, वो कल्चर वो लेकर आई, सो ऋग्वैदिक कल्चर कहते हैं। तो इनका जो फोकस है पास्टोरलिज्म एंड ट्राइबल पॉलिटी। तो आप ये देखो कि इसमें जो इनका जो रहने का रहन सहन जो था वो पास्टोरल था। पास्टोरल मीन्स कि जो कबीलाई था, बेसिकली घुमंतू लोग थे, खाना बदोशी मतलब थी इनके मतलब जीवन शैली में। और ट्राइबल पॉलिटी थे, ट्राइब्स थे, कबीले थे छोटे छोटे वहां पे, जो पॉलिटी मतलब कि वहां के जो भी कबीलाई जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उसके अकॉर्डिंग चलना होता था। और इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु मीन्स कि एक छोटा सा एक डायग्राम में बनाता हूँ इंडिया के मैप का। तो आप ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है। और ये थोड़ा सा ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रोविंस है, जो ये सप्त सिंधु वाला, यहाँ पे जो 7 नदियों का मतलब देश कहते हैं इसको, ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के आसपास। तो ये जो सप्त सिंधु है, ये सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए और इस रीजन में बस गए। यहाँ से ये आते हैं बाहर से और इस रीजन में बस गए। बसने के बाद ये अपना वहां पे रहन सहन और जो भी चीजें मिक्स हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना रहने लगे। फिर लेटर वैदिक पीरियड की कहानी आती है। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 600 बीसी का इसका टाइमलाइन है, मार्क्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ साम, यजुर एंड अथर्व वेदास। तो अब जो ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखोगे तो एक ही वेद था, मतलब ऋग्वैदिक में सिर्फ एक ही वेद थे। फिर बाद में लेटर वैदिक पीरियड में साम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद को जोड़ा गया। उनके साथ साथ ब्राह्मणास, उपनिषद, ठीक है, ये सब चीजें लेटर वैदिक पीरियड में ऐड हुई हैं। दिस पीरियड सॉ अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड स्टेट फॉर्मेशन। दिस पीरियड सॉ अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड स्टेट फॉर्मेशन। अब आप ये देखो कि पहले क्या था, ट्राइबल्स थे, पास्टोरल थे, घुमंतू थे, ये बाहर से आए और बाहर से आने के बाद इस एरिया में सेटल हो गए। अब धीरे धीरे जब ये सेटल हो जाएंगे तो अब ये अपना इन्फ्लुएंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जब ये इन्फ्लुएंस बनाएंगे तो धीरे धीरे स्टेट का फॉर्मेशन होगा, एक टेरिटरी बनेगी, एक टेरिटरी बनेगी, एक छोटी, अब ये बाहर से आए, धीरे धीरे ये टेरिटरी बनाएंगे, है ना, टेरिटरी बनाएंगे। टेरिटरी बनाने के बाद ये इसकी एक बाउंड्री होगी पूरी, यहाँ के लोग होंगे जो आपस में इंटरेक्शन करेंगे ऐसे। और एक चीज आप ये देखो कि एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है वो पास्टोरलिज्म जो आप ये कह सकते हो कि जो घुमंतू चीजें थी वो अब एक जगह सेटल हो रहे हैं। अब ये मतलब अब नोमैड से अब ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर डोमेस्टिक जो पशु थे बेसिकली इनके पास, जो भी उस समय गाय और जो भी
भेड़ बकरी जो भी इनके पास जो कैटल्स थे, उनको लेकर के ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उस समय आयरन आयरन की जब खोज होती है, आयरन जब ये इन्हें मिल जाता है, तो धीरे धीरे जो इनका कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो काफी धीरे धीरे इवॉल्व हो गई और उनमें काफी डेवलपमेंट हुआ। तो जब डेवलपमेंट हुआ, जब चीजें फ्लोरिश हुई, एग्रीकल्चर अच्छा स्थापित हो गया। एग्रीकल्चर होने के बाद धीरे धीरे जो स्टेट है वो स्टेट स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। स्टेट धीरे धीरे बड़ा होते होते एक टेरिटोरियल किंगडम में परिवर्तित हो गया। जब ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, अब ये बड़े होकर के एक बड़ा एक टेरिटोरी में के रूप में फॉर्म हो गए। ठीक है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से जो चीजें हैं, यहाँ पे जो सप्त सिंधु प्रदेश है, अभी धीरे धीरे और ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, गंगा यमुना का जो दोआब है हमारे, यहाँ पे ये जो आर्यंस थे ये धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, गंगा यमुना के दोआब के पास। अब यहाँ इस एरिया में जब ये आते हैं, तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में चीजें अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे उतनी मतलब आप देखो लैंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, गंगा का मैदान है, मैदानी भाग है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए काफी मतलब बहुतायत में मतलब चीजें मिल रही थी। आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर फ्लोरिश ड्यू टू प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ज्योग्राफिकल शिफ्ट। हाँ देखिए, अभी मैंने जो बात करी वही बात है। ज्योग्राफिकल शिफ्ट कैसे होता है, सप्त सिंधु टू गंगेज। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु से लैंड ऑफ 7 rivers कवरिंग मॉडर्न डे पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, सरस्वती रिवर वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड। अब ये देखो, जो सप्त सिंधु प्रदेश जो मैंने अभी बताया कि सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के रहते हैं, फिर वहां से ये धीरे धीरे इधर ईस्ट की तरफ शिफ्ट किए हैं। यहाँ पे देखो मैप में, ये देखो यहाँ से ये शिफ्ट किए हैं कि नहीं, ये यहाँ से सप्त सिंधु ये था, फिर धीरे धीरे ये ईस्ट वर्ड से शिफ्ट करते हैं। इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र, ये धीरे धीरे वो जो जनपद बनते हैं उनकी बात है, तो हम बाद में देखेंगे इसको। पहले आप ये समझते हैं कि सप्त सिंधु क्या। सप्त सिंधु 7 नदियों का एक प्रदेश था। ये पंजाब वाला जो रीजन है, यहाँ पे 7 नदियां बहती थी, उसी के किनारे ये आकर के बसते हैं। बसने के बाद एक जो नदी यहाँ से निकलती है, इसमें इधर को जाती है, ये सरस्वती रिवर कहते हैं। तो सरस्वती रिवर जो है वो उसको मोस्ट सेक्रेड माना जाता है। इसलिए सेक्रेड माना जाता है क्योंकि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद वो ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद जो है वो इसी नदी के किनारे बैठ करके लिखा गया था। ऋग्वेद जो है इसी नदी के किनारे लिखा है, इसलिए इस नदी को थोड़ा सा सेक्रेड जो है पवित्र मानते हैं। फिर देखते हैं लेटर वैदिक में, द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन शिफ्टेड ईस्टवर्ड इनटू गंगा यमुना दोआब, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड बाय आयरन टूल्स अलाउड फॉर सेटलमेंट इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स लीडिंग टू द राइज ऑफ जनपदास। अब देखो, जब ये लेटर वैदिक पीरियड में ये चीजें जब इधर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो धीरे धीरे जनपदास बन रहे हैं। जब ये छोटे छोटे मतलब जो ये स्टेट है, इस स्टेट के बाद से ये धीरे धीरे एक टेरिटरी बन गई, टेरिटरी के बाद से अब ये छोटे छोटे एक बड़ा सा जनपद बनते चले गए। जनपद के बाद फिर महाजनपद बनते हैं ऐसे। तो सेंटर्स जो है वो लोगों का जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, उनके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट होता है, वो धीरे धीरे वो चीजें और एक्सपैंड होती चली जाती हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में ये देखते हैं वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में हम ये देखते हैं फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन नॉट रिजिड। वर्ना सिस्टम आइए समझते क्या होता है। वर्ना सिस्टम में हम ये कहते हैं कि हमारे जो मतलब धर्म जो था ऋग्वैदिक कल्चर में, सोसाइटी को डिवाइड किया गया किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो नॉलेज और प्रीचिंग वाली जो कम्युनिटी थी, अब अच्छा यहाँ पे आप ये देखो कि वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम जो ऋग्वैदिक पीरियड की बात अगर हम करते हैं, तो ऋग्वैदिक पीरियड में ये जो थे ये प्रोफेशन पे था, ना कि बर्थ या कास्ट से कुछ ऐसा क्लास से रिलेटेड नहीं था। ये था कि ये वाली जो कम्युनिटी है, नॉलेज पे जो जो लोग मतलब समाज में ज्ञान बता रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं, कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रीच कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज बता रहे हैं, कोई नॉलेज से संबंधित अगर जो लोग अपना ऐसे रखते थे माइंडसेट, उनको एक अलग ग्रुप बना दिया। फिर जो लोग वॉरियर क्लैन के थे, जिनको लड़ने में और मतलब सिक्योरिटी सुरक्षा वॉरियर्स जो थे, उनको एक अलग क्लैन उनका एक अलग ही ग्रुप बना दिया। फिर जो लोग
मर्केंटिलिज्म, जो मर्चेंट वगैरह थे, जो वैश्य जो है वो बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड थे, तो इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। फिर जो सर्विस क्लास थी, जो जैसे आप समझते हो कि जो कैटल्स थे उनको चराना, गाय बेसिकली ऋग्वैदिक पीरियड में एक वेल्थ मानी जाती थी, तो गाय चराना और पशुओं की देखभाल करना, और जो सर्विस बेसिकली जो समाज की जो सेवा होती थी, वो एक अलग क्लास करता था, उसको शूद्र कहते थे। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें ये जो है ये इनके प्रोफेशन पे बेस्ड था, ना कि क्लास पे। अब आइए देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में क्या है। अच्छा, इसमें जो अर्ली जो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, ये जो रिजिड नहीं था, रिजिड मीन्स की वहां पे जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, ये बहुत फ्लेक्सिबल था। मतलब कोई भी, आप ये कह सकते हो कि जो ब्राह्मण्स इन सारे वर्णों में कोई भी समाज का, मतलब उनके सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति जिसमें ज्ञान का मतलब प्रभुत्व हो, जिसके अंदर मतलब आप ये कह सकते हो कि उसके पास नॉलेज अगर वो बन रहा है, शुरू से उसको लग रहा है कि मुझे इसी का जाना है, तो वो यहाँ जाता था। उसमें रिजिडिटी नहीं थी कि नहीं आप मतलब जिस इस ये चारों में अगर आप पैदा हुए तो आप वही बनोगे, ऐसा नहीं था। जिसके अंदर जो ट्रेड्स होते थे वो उसी के अकॉर्डिंग और उस कम्युनिटी में वो चला जाता था, तो इसमें रिजिडिटी नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में रिजिडिटी थी, अगर आप जिस क्लास में आप पैदा हो गए, चाहे आप ब्राह्मण में पैदा हो, क्षत्रिय में पैदा हो, वैश्य में पैदा हो, शूद्र में पैदा हो, तो आप जिस क्लास में पैदा हो गए उसी में के ही आप माने जाओगे। ऐसा डिटरमाइंड बाय बर्थ, क्लियर हायरार्की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आप ये देख लो कि क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो लेटर वैदिक पीरियड में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये एक प्रोफेशन था कि जो लोग नॉलेज से संबंध रखते थे उनका एक अलग ग्रुप है, जो वॉरियर थे उनका एक अलग ग्रुप है, जो ट्रेड से संबंधित थे उनका एक अलग ग्रुप है, जो सर्विस से रिलेटेड थे उनका एक अलग ग्रुप थे। तो ये प्रोफेशन पे बेस्ड था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे क्लियर कट बात कर रहे हैं बर्थ पे, हायरार्की पे और उनके क्लास पे। आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो, आप जैसे मान लो आप क्षत्रिय से हो तो क्षत्रिय में चले जाओगे, ब्राह्मण से हो तो ब्राह्मण में जाओगे, और वैश्य में हो तो वैश्य में जाओगे। ऐसे करके उन्होंने मतलब अपना एक हायरार्की सेट कर रखी थी। नेक्स्ट इज फैमिली यूनिट। तो फैमिली यूनिट में अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में जो पेट्राइकल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक, आप कह सकते हो कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी उस समय। पिता से, पिता एक जो होता था उस वही हेड होता था, जो फादर है वी बी द हेड ऑफ द फैमिली। और जो फैमिली थी उसको कुल कहते थे, कुल। आज भी ये वर्ड है वो रेलिवेंट है, आज भी हम लोग कुल कहते हैं कि मैं इस कुल का जन्मा हूँ, इस कुल का हूँ या उस कुल का हूँ। तो ये है हेडेड बाय कुलप। जो फैमिली का जो हेड होता था, जैसे फादर है ये, अगर ये फैमिली है, ये फैमिली है 5-10 लोगों की ये फैमिली है, तो इसका जो हेड है उसको ये कुलप बोला जाता था। कि ये जो कुल है, कुल का जो हेड है, कुल का जो मुखिया है उसको कुलप कहते थे। लेटर वैदिक में राइज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड गोत्रा सिस्टम। लेटर वैदिक पीरियड में अब यही जो फैमिली है धीरे धीरे जब बढ़ती गई तो एक पूरा एक इसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। जॉइंट फैमिली में बेसिकली ये होता था कि एक ये फैमिली है, इसमें एक एक हेड होता था, बाकी छोटे ये जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से एक जो सबसे वरिष्ठ होता था उसको ये यहाँ पे हेड बना दिया जाता था। गोत्रा सिस्टम को समझते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनाइज एक्सोगेमी। तो एक इंस्टीट्यूशनाइज्ड की बात अगर हम करते हैं तो ये एक गोत्र सिस्टम ये था कि गोत्र में हम ये समझते थे कि जैसे मान लीजिए जिस कुल का मतलब जो फर्स्ट, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली में ये अगर ये पैदा होता है, तो इस फैमिली में जितने लोग पैदा होंगे वो सब की सब एक कुल होगा इनका, और इसी पूरे एक कुल को एक गोत्र बना दिया जाता था कि आप इसी गोत्र के, इसी फैमिली, इसी कुल के हो आप। तो ऐसे होता था। ठीक है, और एक्सोगेमी का मतलब कि ये जो एक्सोगेमी है, इंस्टीट्यूशनाइज एक्सोगेमी, एक्सोगेमी मीन्स कि आप अपनी कम्युनिटी के बाहर विवाह नहीं कर सकते हो। या ऐसे था कि अ, ये इंस्टीट्यूशनाइज था एक्सोगेमी कि आप अपनी फैमिली, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि जैसे जिस कुल में आप जन्म लिए हो, जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण में हो तो आप क्षत्रिय में या वैश्य शूद्र में अगर आप
विवाह करते हो तो उसका एक अलग प्रावधान था, इंस्टीट्यूशनलाइज थी चीजें। और बेसिकली अब धीरे धीरे चीजें जो है फ्लेक्सिबिलिटी से रिजिडिटी की तरफ बढ़ रही थी। ये टेंडिंग टुवर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू रिजिडिटी। तो जब रिजिडिटी की तरफ बढ़ रही हैं तो चीजें जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही और वैल्यू और सिस्टमैटिक हो रही हैं चीजें, आप देखो तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा, कंट्रोल आ जाएगा। तो आप एक इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम में आ जाओगे तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी, आप अपने सिस्टम से बाहर नहीं कार्य कर सकते थे। ये है। नेक्स्ट इज आश्रमा सिस्टम। तो आश्रम में ये कह सकते हो कि आश्रम जो सिस्टम था, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज ब्रह्मचर्य, दैट इज स्टूडेंट, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। तो आइए आश्रम सिस्टम को समझते हैं क्या था। आश्रम सिस्टम था, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, लाइक हमारी जो लाइफ है वो पूरा, अगर मैं 100 साल की बात करता हूँ, 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स में 0 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य की बात की जाती है कि आप ब्रह्मचर्य के रूप में रहोगे, आप स्टूडेंट रहोगे, आप अभी ज्ञान लोगे, आप अभी नॉलेज इकट्ठा करोगे जो फर्दर आपकी अपने लाइफ में काम आएगी। फिर 25 से 50 साल तक आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है। फिर 50 से 75 साल तक आप वानप्रस्थ में रहोगे। फिर 75 से 100 साल तक आप सन्यास के रूप में सन्यास आश्रम में रहोगे। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये जो लाइफ है, मतलब 100 साल की मनुष्य की जो एक, आप ये कह सकते हो कि जो लाइफ साइकिल है, लाइफ जो 100 साल की आप उम्र बनाई गई थी, तो उसमें 0 से 25 साल तक उम्र, 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। फिर उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मीन्स कि आप वन को प्रस्थान करेंगे, लाइक, और वहां पर आप एक योगी, एक संत की, मतलब साधु के रूप में आप रहोगे। आप बेसिकली जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनसे अब आपका नाता रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप जो मटेरियल लाइफ की से छोड़ करके आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आप ग्रो करोगे। तो ये बेसिकली आश्रमा सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। और धीरे धीरे जब आप संन्यास में आ जाओगे तो सब कुछ आपको रिनाउंसिएट, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का इंपॉर्टेंस बहुत ही इसमें देखना जरूरी है, क्योंकि वुमेन का आप देख सकते हो आंसर राइटिंग में भी आपको यूज करना पड़ेगा स्टेटस ऑफ वुमेन। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वुमेन का एक फैक्टर आपको देना ही पड़ेगा अपने आंसर में। तो ये देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वालिटी टू सबऑर्डिनेशन। अब ये देखो, इक्वालिटी, सबऑर्डिनेशन, ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनको समझते हैं। Rigvedic period, women enjoyed a relatively high status. They had access to education. Scholars like Gosha, Apala, Maitreyi, and could participate in political assemblies like Sabha and Samiti. अब ये समझो क्या कह रहे हैं। ऋग्वैदिक पीरियड, women enjoyed a relatively high status। मतलब आप ये समझो कि मेल और फीमेल ऋग्वैदिक पीरियड में इक्वल थे। ये इक्वालिटी की बात की जाती थी किसमें, ऋग्वैदिक पीरियड में। लेकिन अब क्या हो गया कि जो मेल है, फीमेल जो है वो मेल से नीचे हो गई, किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे सबऑर्डिनेशन है, मतलब ये इसके नीचे आएगी। उस जमाने में देखिए क्या कहते हैं, विमेन एंजॉयड रिलेटिव हाई स्टेटस, बहुत हाई स्टेटस था। महिलाओं को शिक्षा के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता था। शिक्षा महिलाओं को पुरुष के बराबर दी जाती थी। और उस समय कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो महिलाओं को मतलब देते थे, महिलाओं को शिक्षा देते थे। कुछ उस जमाने की जो विदुषी महिलाएं थी, उनका नाम आता है, लाइक घोषा है, अपाला और मैत्रेयी। ये तीन जो बहुत ही विशिष्ट नाम है, जो स्कॉलर्स थी उस जमाने की, जो स्कॉलर्स का नाम आता है। एंड कुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल असेंबली लाइक सभा एंड समिति। अब ये सभा और समिति क्या चीज है, तो सभा और समिति का ये कहते थे कि जो रूल, जो किंग होता है, किंग की 2 असेंबलीज होती थी। इस असेंबली में गणमान्य लोग बैठते थे। इसमें जो स्कॉलर्स होते थे सोसाइटी के हर क्षेत्र के, जैसे सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होती थी उनको बुलाया जाता था। उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता था यहाँ पे,
उनका ओपिनियन लिया जाता था। किसी भी राज्यकारी कोई भी मुद्दे होते थे तो उससे रिलेटेड हमें एक डिसीजन मेकिंग करना होता था, तो किंग इन सबको बुलाता था सभा और समिति में। फिर जैसे आज के टाइम पे अब लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, उसी तरीके से आप इस तरीके को समझो, आप अगर इस चीज को रिलेट कर पाओ तो ये यहाँ से सभा और समिति की बात। और अभी ये देखिए कि स्टेटमेंट भी दिया गया था उस टाइम पे कि जो प्रजापति दो मतलब प्रजा का जो पालन कर रहा है मतलब राजा, तो राजा की दो पुत्रियां हैं, एक सभा है एक समिति है। जो किंग है इसकी दो पुत्रियां हैं प्रजा। अब ये कहा भी जाता है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई हैं ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अकर्ड। अब ये देखो जो फीमेल का जो विमेन है उनका जो एक हाई स्टेटस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। Women were increasingly confined to the domestic sphere, excluded from political assemblies, and their rights to inheritance were curtailed. Right to inheritance, ये भी हम अभी जानेंगे क्या है right to inheritance. They became independent on male relatives. अब ये देखो क्या कह रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि विमेन का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, क्योंकि मेल डोमिनेंस होता है, फीमेल को सबऑर्डिनेशन मिलता है। सबऑर्डिनेशन इन द सेंस कि मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा कैपेबल है, उसे एक हाई स्टेटस मिलता है, फीमेल को धीरे धीरे लो स्टेटस की तरफ धकेल दिया जाता है। उन्हें मतलब आप ये सोचो कन्फाइन कर रहे हो ना डोमेस्टिक कोर्स में, मतलब घरेलू चीजों में आप उन्हें उलझा करके रखे हो। जो इंटेलेक्चुअल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, स्कॉलर्स थे घोषा पाला मैत्रेयी, तो ये लोग इतने अच्छे लेवल पे मतलब उस समय पे एजुकेशन के की शिक्षा का कितना महत्व था, शिक्षा कितने उच्च स्तर की थी कि फीमेल जो है वो विमेन है वो एक अच्छे स्कॉलर लेवल पे जाती हैं, और उन्हें जो पॉलिटिकल असेंबली से वहां से एक्सपेल कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है बिल्कुल वहां से, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है वो फीमेल का वो कम हो गया। तो जब रिप्रेजेंटेशन कम हो गया तो उन्हें बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया है नहीं, तो समाज में धीरे धीरे उनका जो है एक सोसाइटल लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। अब धीरे धीरे जब वो कम हो गया, उन्हें जब आप कम कर दिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे जब वो चीजें श्रिंक होकर के एक पर्टिकुलर कन्फाइनमेंट डोमेस्टिक कोर्स में घरेलू कामों में उन्हें उलझा कर रख दिया गया, तो वो बाकी डिसीजन में अपना कोई भी योगदान नहीं दे पा सकती थी। तो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन मेल रिलेटिव्स। अब वो मेल के ऊपर पूरी के पूरे आश्रित हो गई, वो अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी वो खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकते थे, वो मेल के ऊपर डिपेंड हो गई। तो बेसिकली जो अब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो पेट्रार्कल सिस्टम तो था ही, पेट्रार्कल सिस्टम्स को और ज्यादा बल मिलता है इसमें। और आप ये देखो राइट टू इनहेरिटेंस, तो ऋग्वैदिक पीरियड में ये था कि जो पुत्री होती थी उसे पुत्र के समान ही पिता के संपत्ति में अधिकार मिलता था, पर लेटर वैदिक पीरियड में राइट टू इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्टेल मतलब खत्म कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया इन्होंने, कि जो पुत्री है उसका पिता की संपत्ति पे उतना अधिकार है ही नहीं, अधिकार कम कर दिए उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजिशन में ये देखते हैं कि पास्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब पास्टोरलिज्म से एक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले ये घुमंतु थे, लाइक खाना बदोशी थी, क्योंकि वहां से माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो जो भी रास्ते में वो चीजें, तो धीरे धीरे वो खाने पीने की और जो भी प्रैक्टिसेस थी रहन सहन था वो धीरे धीरे कबीलाई से होते एक इंस्टीट्यूशनल एक सिस्टमेटिक एक पर्टिकुलर स्टेट के फॉर्मेशन से लेकर के जनपदार्थ में कन्वर्जन, ये ऐसे धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती गई। तो पास्टोरिज्म से एग्रीकल्चर, जब आयरन की खोज होती है तो आयरन से धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो ग्रो कर गई। तो क्या होता है कि अर्ली जो इकॉन, अब देखिए ये क्या पे कह रहे हैं, जो ऋग्वैदिक पीरियड थी उसमें अर्ली इकोनॉमी क्या थी, पास्टोरल एंड सेमी नोमैडिक। तो जो घुमंतु थे, नोमैड्स थे, गाय चराना और वही खाना पीना इनका ऐसा चलता रहता था। वेल्थ वॉज मेजर्ड इन कैटल गांव, जो वेल्थ था, तो जो गाय होती थी गाय को संपत्ति मतलब संपन्नता का प्रतिरूप माना जाता था उस जमाने में। लाइक जो वेल्थ इज द मेजर इन वेल्थ वाज मेजर्ड इन कैटल, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होगी वो व्यक्ति उतना संपन्न होगा। द वेल्दी वर कॉल्ड गोमत, जो उस समय के सबसे ज्यादा जो जिसके पास गाय होती थी उसको गोमत कहते थे,
wars were often fought to for cows, गविष्टि। अब ये देखो गविष्टि क्या चीज है। तो जो वॉर्स होते थे, युद्ध होते थे, गाय के लिए युद्ध भी होते थे कि मेरी गाय है, मतलब ये अगर किसी से मुझे गाय लेनी है तो 50 गाय, किसी के पास है, किसी के पास 10 गाय है, तो उसे अगर वो उसकी 50 गाय लेनी है तो उससे लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। तो बेसिकली जो पहले युद्ध का जो एक बेसिक रीजन जो था वो गाय थी, क्योंकि गाय वॉज द सिंबल ऑफ वेल्थ। ठीक है। और वो जो वॉर्स थे उनको कहते थे गाविस थी। लेटर इकोनॉमी, लेटर वैदिक पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर था, क्योंकि आयरन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी। आयरन की वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसलिए थी क्योंकि जो लैंड फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड बनाने में, क्योंकि पेड़ों की कटाई करने में, तो इक्विपमेंट्स बनाने में आयरन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और आसान होती चली गई और इवॉल्व होती चली गई। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन, कृष्ण अयास वो रिवॉल्यूशनाइज फार्मिंग क्लाउड। देखिए क्या कह रहे हैं, जो आयरन है ना, उसने क्या किया कि पूरे जो फ्लाउ है, जो खेती की जो जैसे आप ये देख सकते हो इस चित्र में कि यहाँ पे ये जो ये फरोज है, ये जो हल्का जो नुकीला वाला जो ये पार्ट है, ये आयरन का बना होता था। और ये आयरन की वजह से ये भूमि में और नीचे तक जा करके और गहराई तक जा करके मिट्टी को खोद सकता था। और इसकी वजह से क्या है कि उपजाऊ भूमि जो है, नीचे की जो उपजाऊ भूमि है वो ऊपर आती थी, तो उससे उपज जो है वो बढ़ जाता था। अब पहले क्या होता था कि ये जो आयरन की नहीं, तो ऊपर की मिट्टी अपर लेवल पे ही मिट्टी ये हो रही है, तो यहाँ पे जो नीचे की जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आ ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे उपज उतनी नहीं हो पाती थी। लेकिन नीचे से जब मिट्टी ऊपर आ रही है, तो जो नीचे सॉइल है वो अगर उपजाऊ है, तो ये ऊपर आई, तो यहाँ से उपज धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज करेंसी। While barter remained common, metal pieces like Nishka, Satmala, Krishna began to use as a unit of value. बार्टर सिस्टम था उस समय। बार्टर सिस्टम मीन्स कि अगर हमें कोई चीज लेनी है तो उसके एक्सचेंज में हमें दूसरी चीज मिल जाएगी। जैसे अगर उस जमाने में अगर बात करें, तो अगर किसी को अनाज चाहिए था तो वो अपना अनाज लेकर के किसी के पास जाता था। और जैसे किसी के पास मान लीजिए एक अनाज है और वो उसे मान लीजिए फल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो जो जिसके पास फ्रूट है वो अपना अनाज लेके जाएगा और उसे कहेगा कि ये फ्रूट मेरा ले लो, ये अनाज मेरा ले लो और अपना फ्रूट मुझे दे दो। तो ये बार्टर एक्सचेंज ऐसे होता था कि किसी पर्टिकुलर जो है उस चीज के बदले दूसरी चीज मुझे मिल जाए। मेटल पीसेस लाइक निष्क, सतमाना एंड कृष्णाला, ये सब तो कॉइन्स थे उस समय, जो मेजर थे, वैल्यू सिस्टम थे कि क्या इनकी मतलब वैल्यू है। मतलब निष्क है, सतमाना, कृष्णाला वी कैन द यूज एज यूनिट ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू की बात करते हैं कि मूल्य के लिए जो निष्क है, ये सब कॉइन्स वगैरह भी आते हैं बाद में, ये कॉइन्स बन जाते हैं। जैसे आज के जमाने में हम नोट वगैरह यूज करते हैं अपने पैसे वैल्यू के लिए, मनी के लिए। तो उस समय ये निष्क, सतमाना, कृष्णाला ये सब चीजें थी जो आपको मतलब एक मेजर थी। अगर किसी को कोई चीज परचेज करनी, खरीदनी है, तो वो निष्क, ये मतलब बेसिकली ये एक तरीके का यूनिट ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये करेंसी थी उस समय की, मुद्रा थी। पॉलिटी की बात करते हैं, राइज ऑफ द स्टेट। तो पहले देखो, पहले क्या था वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में ट्राइबल चीफ राजन, ट्राइबल चीफ हुआ करता था। ट्राइब्स जो थी, तो कबीले का जो नेता है, कबीले का जो चीफ है, जो मुखिया है, उसको राजन कहते थे। King was primarily a tribal chief protector of cattle. His power was limited by tribal assemblies, सभा, समिति, विधाता. Kingship was not strictly hereditary. अब यहाँ देखो कितनी फ्लेक्सिबल चीजें हैं। जो राजा होता था वो प्रोटेक्टर होता था, जो वहां के जो कैटल्स थे, जो मवेशी होते थे, मवेशियों की सुरक्षा ही राजा का प्रमुख धर्म होता था। क्योंकि गांव जो है, मवेशी जो थे उस समय, उस जमाने, क्योंकि पास्टोरल सिस्टम था, घुमंतु थे लोग, खाना बदोशी, तो बेसिकली इनका जो खाने पीने, रहन सहन जो है वो सब कुछ मवेशियों पे ही बेस्ड था। तो उनकी सुरक्षा करना राजा का प्रथम धर्म हुआ करता था। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ किंग इज टू प्रोटेक्ट द कैटल्स। और उसकी जो पावर्स थी उसको सभा, समिति और विधाता के माध्यम से, ये जो असेंबलीज हुआ करती थी, जो उसकी वजह इनमें इसकी पावर्स को लिमिट कर दिया। अगर मान लीजिए राजा ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो ये सभा और समिति जो है वो इसके पावर को लिमिट कर देते थे।
अगर कोई ऐसा प्रस्ताव और लेकर आता था जिससे उनके जो सोसाइटल नॉर्म्स है, अगर वो नॉर्म्स उनके मूल्यों की रक्षा नहीं कर रही है वो चीज, तो वो सभा और समिति उस पर्टिकुलर जो प्रस्ताव है उसको रोक देते थे। किंगशिप वॉज नॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी, मतलब किंगशिप जो थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। हेरिडेटरी इन द सेंस कि मान लीजिए अगर मेरा बेटा है तो मेरा मतलब मैं हूं, तो अगर मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट वहां नहीं था। कोई भी व्यक्ति समाज का, कोई भी कबीले का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, वो राजन बन सकता था, वो ट्राइबल चीफ बन सकता था। बलि वॉज रेवेन्यू, बलि वॉज अ वॉलंटरी ऑफरिंग ट्रिब्यूट। अब ये देखो, रेवेन्यू क्या है? राजस्व। राजस्व यानी टैक्स। तो बलि जो है वो एक टैक्स सिस्टम, एक रेवेन्यू का एक माध्यम था जो कलेक्शन करते थे लोग। तो वहां पे वॉलंटरी ऑफरिंग ट्रिब्यूट थी। वॉलंटरी मतलब लोगों के ऊपर ये था कि वो राजा को, या राजा कबीले में जो राजा है उसको वो कर के रूप में बलि या कुछ भाग अपना जो अभी है उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो देंगे कि नहीं देंगे, ये उनके अपने ऊपर था, वॉलंटरी था। लोग अपनी स्वेच्छा से जो कर था वो देते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या वाली चीजें? किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी एंड टेरिटोरियल। टेरिटोरियल किंग को सम्राट कहते थे। मतलब अब यहाँ पे जो है ट्राइबल से जब चीजें शिफ्ट हो करके अब पर्टिकुलर एग्रीकल्चर पे आ रही है, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे जब स्टेट का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे जो ये जो स्टेट है इसकी एक पूरी बाउंड्री बनती है, तो उस बाउंड्री जो है उसका जो चीफ हुआ वो सम्राट कहलाता था, वो उसको किंग का। और किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी एंड टेरिटोरियल। तो क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी से रिजिडिटी की तरफ बढ़ रही हैं, तो जो किंगशिप है वो हेरिडिटरी हो गया। मतलब राजा का पुत्र जो है वही, उसका जो पुत्र है वही फिर से राजा बन जाएगा। तो ये होता था। पर अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था, समाज का कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। किंग गेन्ड एब्सोल्यूट पावर। राजा के पास जब होगा तो राजा के पास एब्सोल्यूट पावर था। वहां पे सभा और समिति का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और ये ग्रैंड रिचुअल्स, अश्वमेधा, राजसूय, असेंबली, तो ये जो बेसिकली जो एब्सोल्यूटनेस आती है किसी के पास, जो एक्सट्रीमिटी इज अ वाइस। हमने देखा होगा कि कोई भी एक्सट्रीमिटी जो है वो एक दुर्गुण के रूप में देखा जाता है। तो जब जब एब्सोल्यूट पावर आ गया उसके पास, तो वो निरंकुश हो जाएगा, तो अपनी मनमानी करेगा। अब यहाँ पे वो क्या होता था कि जो ट्राइबल्स थे वो नेचर लवर थे, नेचर की पूजा करते थे, नेचर की फोर्सेस की पूजा करते थे। वहां से अब वो धीरे धीरे रिचुअल्स के ऊपर बढ़ने चालू हो गए। तो अश्वमेध, राजसूय, असेंबली लॉस्ट देयर पावर। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में, और ये जो यज्ञ सिस्टम वगैरह है, रिचुअल्स थे उस समय के, रिचुअल्स स्टार्ट हो गए। लोग यज्ञ की बात करते थे। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इसमें ये क्या कर, ये बड़े बड़े, इसमें लाखों हाथी घोड़े और ये जो भी उस समय जमाने में जो भी चीजें थी वो उसका उपयोग होता था। तो काफी कॉस्टली होता था कि आम जनमानस के बस की बात नहीं थी कि इतने बड़े बड़े ग्रैंड रिचुअल्स को कर पाए। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का, मतलब आप कह सकते हो कि जो वैदिक पीरियड था उसका जो डिक्लाइन होने का और जो बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज होने का ये जो धीरे धीरे जो कारण है, वो कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स भी थे। क्योंकि आम जनमानस इतने बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं कर सकता। अब किसी के पास 1000 घोड़े कह दो कि भाई अब राजसूय दशमेध ये नहीं कर सकता था, राजा के सिवा और कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता था। हाँ, असेंबली लॉज देयर पावर, जो सभा समिति थी उसको राजा के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया, तो असेंबली को भंग कर दिया, खत्म कर दिया उसने, सिस्टम ही कर दिया कि कोई असेंबली नहीं होगी, मैं जो कहूंगा वही सत्य है। राजा बलि बिकेम अ मैंडेटरी टैक्स। बलि जो है अब कहाँ वॉलंटरी था, लोग अपनी स्वेच्छा से अब बलि देते थे, यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी है। राजा इसको बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया कि एकदम आवश्यक ही है कि आपको देना ही देना है टैक्स। न्यू ऑफिशियल बिकेम लाइक भाग दूंगा। अभी जिसका जो कलेक्टर, अभी एक व्यक्ति जो है उसको कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए जो बलि है उसको रख दिया गया, उसको कहते हैं भाग दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी आया है, भाग दूंगा। इसको टैक्स कलेक्टर जो होता था लेटर वैदिक पीरियड में उसको भाग दूंगा कहते थे। नेक्स्ट इज रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचर टू रिचुअल्स। अब ये देखो हमने जो अभी बात करी है कि नेचर से
नेचर लवर्स कहाँ हुआ करते? अब ऋग्वेदिक पीरियड में वर्शिप पर्सोनिफाइड फोर्सेज ऑफ नेचर, इंद्रा, रेन वॉर एंड agni fire were supreme, rituals were simple prayers for material gains, cattle concerns. अभी देखो क्या होता था कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में क्या है कि जो लोग थे वो बेसिकली नेचर की पूजा करते थे, नेचर की फोर्सेस की पूजा करते थे। जैसे वायु की पूजा कर लिया, अग्नि की पूजा कर लिया, इंद्र की पूजा कर लिया जो वर्षा करते थे, तो ऐसे होता था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था? इमर्जेंस ऑफ ट्रिनिटी, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर एंड रुद्रा डिस्ट्रॉयर, इंद्रा एंड अग्नि लॉस प्रोमिनेंस। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? त्रिमूर्ति की का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो त्रिमूर्ति हैं इनका कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रजापति ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो प्रिजर्व है पालन करता है, रुद्रा जो डिस्ट्रॉयर है, तो एक एक जो है वो संसार की रचना करता है, रचना करता है, दूसरा पालन करता है, और तीसरा जो है वो संसार को खत्म करता है ताकि नया सृजन हो सके। और इंद्र और अग्नि जो वहां पे नेचर के फोर्सेस थे, इनका प्रोमिनेंस खत्म होता है धीरे धीरे। लोग इससे ज्यादा अब रिचुअल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब इनकी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश की, लाइक ट्रिनिटी की पूजा हो रही है। Rituals worship became complex, expensive, and dominated by the priestly class. Brahmanas sacrifice यज्ञ became central to maintain cosmic order. अब बस देखो, रिचुअल्स बढ़ गई, रिचुअल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है? रिचुअल बढ़ने की वजह से ये होता है कि जो सेक्रीफाइसेस, अभी इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कोई थोड़ी नहीं कर पाएगा। आम जनमानस की बस की बात ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े, अब ये आप ये देखो इस एक पिक्चर में आप देखो कि एक ये बड़ा यज्ञ परफॉर्मेंस किया जा रहा है, इसमें इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारे लोग हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, ये रिचुअल्स कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं था आम जनमानस के लिए कि ये इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर पाए। और तो आम जनमानस के लिए ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। नेक्स्ट इज लिटरेसी, लिटरेचर एंड फिलोसफी। द वेदास, श्रुति, the four Vedas, Rig Veda, Sam, Yajur, Atharva are the bedrock of Vedic knowledge, containing hymn, chants and rituals. तो जो वेदास हैं, तो वेदास में ये कॉन्सेप्ट है, ये श्रुति और स्मृति की बात होती है कि श्रुति मतलब किसी ने वो चीजें सुनी, सुन करके उस चीज को लिखी, या अपने गुरु शिष्य की परंपरा में जो चीजें हमें सुनाई दी, हमने किसी और को वो चीज बता दी। तो ऐसा कहा था कि ईश्वर के द्वारा जो चीजें बोली गई वो किसी ने सुनी, और उन्हें सुन करके वो उन्होंने फिर किसी और, तो गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति और स्मृति का कॉन्सेप्ट आता है कि गुरु से जो चीजें सुनता है शिष्य, वही अपने जीवन में लेता है, फिर वो जब गुरु बनता है तो वो अपने शिष्यों को वही चीजें ट्रांसफर करता है। तो श्रुति और स्मृति ऐसे बनती है, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो है ये श्रुति और स्मृति से ही बनी है, यूनिलरली रिटन फॉर्म में बाद में आती है। Brahmanas prose text and explain the hymns of Vedas and give detailed explanation of sacrificial rituals and Brahmini. Brahmanas क्या है? बेसिक treatise on Vedas, जो treatise कुछ अभिलेख जो है थे वो लिखे गए वेदास को के ऊपर, जो उनके रिचुअल्स थे, वेद के रिचुअल्स थे उनको ऊपर, ये बेसिकली treatise है, ब्राह्मणास है। फिर नेक्स्ट इज उपनिषद। अब उपनिषद क्या है कि ये लेटर वैदिक का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे लोग जब इवॉल्व हुए तो ब्रह्म और आत्मा की बात करते हैं। आत्मा मतलब खुद, सेल्फ, और ब्रह्म मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसने हमें बनाया। तो फिलोसफिकल कल्मिनेशन वेदांता द शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रिचुअलिज्म टू स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मना एंड ब्राह्मण। फिलोसफिकल अब जो शिफ्ट है रिचुअल से धीरे धीरे फिलोसफी की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, कहा नेचर से स्टार्ट हो रही है, फिर रिचुअल पे जा रही है, फिर यहाँ पे फिलोसफी की तरफ बढ़ रही है उपनिषद में। तो उपनिषद जो है वो बेसिकली इनका जो फोकस है स्पिरिचुअल नॉलेज पे है, आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं, अल्टीमेट रियलिटी की तरफ बढ़ाती है, जो अंतिम सत्य है उसकी ओर प्रेरित करती है उपनिषद। तो बेसिक बहुत सारे उपनिषद हैं, आपको मिल बहुत सारे उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, तो ढेर सारे उपनिषद थे जो वेदारण्यक उपनिषद वगैरह है। तो आरण्यकाश जो थे वो वन में लिखे गए, बड़े ऋषि महर्षि जो मुनि थे उस जमाने के, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। आइए कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो हमारी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अदन्या है, काऊ जो होती, गाय को अदन्या कहा जाता था, अदन्या नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता, कि क्या थी वो? दैट इज द सिंबल ऑफ वेल्थ, काऊ इज द सिंबल ऑफ
वेल्थ, ठीक है। गोमत, द वेल्दी पर्सन लिटरली पोसेसर ऑफ काउस, जो गायों को रखता था, जो व्यक्ति जो है जिसके पास गाय ज्यादा होती थी उसको गोमत कहते थे। वेल्दी पर्सन था वो, काफी मतलब रिच उसको माना जाता, सोसाइटी में उसको मतलब एक धनी व्यक्ति माना जाता जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी, उसको क्या कहते थे? गोमत। विश, द कॉमन पीपल, जो आम जनमानस थे उसको विश कहते थे, विश। भाग दोगा, जो हमने पढ़ा अभी, ऑफिशियल टैक्स कलेक्टर लेटर वैदिक पीरियड में। संग्रहित्री, ट्रेजरर, कोषाधिकार, अब ये जो टैक्स कलेक्ट करके ले आए एक जगह पे जहां रखा इन्होंने, उस इस जगह की जो रक्षा करता था उसको संग्रहित्री कहते थे, ट्रेजरर कहते थे, कोषाधिकारी कहते थे। तो ये है। अब आइए देखते हैं कि वैदिक एज से हमें क्या मिलती है चीजें, क्या लेगेसी, हम क्या वहां से अपने लिए अच्छी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, वैदिक पीरियड लेट द फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इट इस्टेब्लिशेस। अब ये कंक्लूजन है हमारा, ये कंक्लूजन हम आंसर में अपने लिख सकते हैं अगर पूछा जाए, तो ये कंक्लूजन आप देख सकते हो, बेस्ट कंक्लूजन है। द वैदिक पीरियड laid the foundation and structure of Indian civilization. It establishes the socio-religious framework of Hinduism, the roots of the caste system, and the agrarian economy that would support the second urbanization in the 6th century BC. अब ये देखो, लेटर वैदिक पीरियड जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन का। इट इस्टेब्लिश द सोशल रिलीजियस फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का जो सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य है वो कहीं ना कहीं लेगेसी जो है वो वैदिक एज से ही आती है, क्योंकि आज भी जो हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो कहीं ना कहीं वेद से ही रिलेटेड है, वैदिक सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो जो भी कास्ट सिस्टम वगैरह है और एग्रेरियन इकोनॉमी, ये सब कुछ जो है ये वैदिक से ही मिला है, जो वैदिक एज से ही मिला है। बाद में ये चीजें जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई और जनपद जो है वो महान जनपद में बने, जो बड़े बड़े मार्केट सेंटर्स बने, अर्बनाइजेशन के सेंटर्स होते चले गए। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती चली गई। तो वैदिक वैदिक एज जो है वो वेरी फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जैसे आईबीसी जो था, तो आईबीसी भी हमारा कहीं ना कहीं एक हमारे जो भारतीय सिविलाइजेशन है, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है उसका पार्ट है। उसी तरीके वैदिक एज भी एक हमारा कहीं ना कहीं उन मूल्यों को स्थापित करता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। अभी बहुत सारे चीजें हैं जो हम अभी फर्दर अपनी वीडियोस में लेकर आएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज कन्वे यूपीपीसीएस। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।